Bismillahirrahmanirrahim. Now we are proceeding our another lecture proceeding towards our another lecture of the biopharmaceutical aspects of dosage form design, and we were discussing the formulation factors which affects the dosage form bioavailability. We have discussed already the aqueous solution, suspension, liquid filled capsules, powder filled capsules, and now we are going to discuss the tablets. And in tablets, the first we are going to discuss the uncoated tablets. Okay, so tablets are the most widely used dosage form. It is very clear that कि tablet जो है हमारी dosage form में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है. When a drug is formulated as a compacted tablet, there is an enormous reduction in effective surface area of the drug owing to the compaction process involved in the tablet making. अच्छा, अब क्योंकि जब हम टैबलेट बनाते हैं तो पाउडर्स को कॉम्पैक्ट कर देते हैं, तो उससे ये होता है कि उसका जो सरफेस एरिया जो एक्सपोज होता है वो कम हो जाता है. तो डेफिनेटली फिर जो है उसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी पर फ़र्क तो पड़ना चाहिए. नाउ these processes necessitates the addition of excipients which serve to return the surface area of a drug its original pre-compacted state. लिहाजा अब हमें क्या करना होता है कि फिर इसमें को जो हम ऐसे एक्सिपिएंट्स ऐड करते हैं कि जब वो जीआई फ्लूइड में जाए तो वो डिसइंटीग्रेट हो और उसका सरफेस एरिया दोबारा बढ़ जाए और वो अपनी दोबारा प्री कॉम्पैक्टेड स्टेट में आ जाए. Bioavailability problems can arise if a fine, well dispersed suspension of drug particle in a gastrointestinal fluid is not generated following the administration of the tablet. तो टैबलेट में बायोअवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम कब आता है? जब वो जीआई ट्रैक्ट में जाने के बाद ब्रेक ना हो और फाइन वेल डिस्पर्स सस्पेंशन में ड्रग पार्टिकल कन्वर्ट ना हो और फिर उसका डिसोल्यूशन ना हो सके, यानी उसका इफेक्टिव सरफेस एरिया ना डेवलप हो सके, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये उस डोजेज फॉर्म का फेलियर हो गया और उसकी बायोअवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम आ गया. बिकॉज द इफेक्टिव सरफेस एरिया ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग is an important factor influencing its dissolution rate. It is especially important that the tablet containing such drugs should disintegrate rapidly and completely in the gastrointestinal fluid if rapid release, dissolution and absorptions are required. Means that particularly it is important for that kind of tablets जिनमें जो ड्रग यूज़ की गई है वो पुअरली सॉल्युबल ड्रग यूज़ की गई है, क्योंकि जो पुअरली सॉल्युबल ड्रग है उसका जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो उसका डिसोल्यूशन रेट है, क्योंकि वो पुअरली सॉल्युबल है. लिहाजा ऐसी टैबलेट के लिए क्या होना चाहिए? इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि ड्रग शुड डिसइंटीग्रेट रैपिडली. जब वो जीआई फ्लूइड में जाए, पहली चीज़ तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाए फ़ौरन के फ़ौरन. दूसरा, कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट हो, ये ना हो कि कुछ पोर्शन डिसइंटीग्रेट ना हो सके. कहाँ पर? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड में. उस फ्लूइड में फिर वो रैपिडली रिलीज जो फॉर्म है वो डिसोल्यूट हो, और डिसोल्यूट होने के बाद फिर उसकी एब्जॉर्प्शन इज रिक्वायर्ड. अगर इसमें से कोई भी प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा, सही तरीके से नहीं हो सकेगा, तो फिर एब्जॉर्प्शन भी सही तरीके से नहीं हो सकेगी. वंस द एब्जॉर्प्शन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट देन द बायोअवेलेबिलिटी विल बी रिड्यूस एंड दैट विल बी द फेलियर ऑफ द टैबलेट डोजेज फॉर्म, अगर उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है तो. The overall rate of tablet disintegration is influenced by several interdependent factors which include the concentration of the type of the drug, diluent, binder, disintegrant, lubricant and wetting agent as well as the compaction pressure. तो जो टैबलेट जो है डिसइंटीग्रेट जो होती है, ओवरऑल रेट ऑफ टैबलेट डिसइंटीग्रेशन, टैबलेट का जो डिसइंटीग्रेशन है वो इन्फ्लुएंस होता है सर्टेन फैक्टर्स पे से टैबलेट में. लाइक फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग क्या है, कंसंट्रेशन एंड टाइप ऑफ ड्रग क्या है. कंसंट्रेशन यानी ड्रग कम मिकदार में ज़्यादा है, जैसे बहुत ज़्यादा होगी तो फिर स्लोली डिज़ोल्व होगी, कम होगी तो आसानी से डिज़ोल्व हो जाएगी. टाइप में वही है कि उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी और वाटर सॉल्युबिलिटी, अगर लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो फिर वो जीआई फ्लूइड में सॉल्युबिलिटी उसकी पुअर हो जाएगी. डाइल्यूएंट कितना ऐड किया हुआ है, उसके साथ कोई इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा, कोई डाइल्यूएंट उसको अपोज तो नहीं कर रहा उसका डिसोल्यूशन. बाइंडर बहुत ज़्यादा तो नहीं डाल दिया कि टैबलेट डिसइंटीग्रेट ही नहीं हो रही. डिसइंटीग्रेंट कम तो नहीं है. लुब्रिकेंट भी वाटर को अवे करता है क्योंकि आमतौर पे ये हाइड्रोफोबिक होते हैं.
वेटिंग एजेंट सही क्वांटिटी में डाला है, कॉम्पैक्शन प्रेशर या फोर्स कितनी थी, कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट तो नहीं कर दी कि टैबलेट्स के दरमियान स्पेसेस ही नहीं रही और वाटर उनके दरमियान पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहा। तो इन तमाम फैक्टर्स को जो है देखना पड़ता है वन एवर वी आर डेवलपिंग ए डोजेज फॉर्म एंड पर्टिकुलरली द टैबलेट। तो सब चीज़ें अप्रोप्रिएट और बैलेंस होनी चाहिए, ऑप्टिमम होनी चाहिए, कि ना तो जो है वो टैबलेट जो है वो ये हो कि ब्रेक डाउन हो जाए बिफोर द इनटेक बाय द पेशेंट, कि यानी पेशेंट के लेने से पहले ही वो पता चला जब जो जिस स्ट्रिप में या बॉटल में पैक थी या ब्लिस्टर पैक में पैक थी तो वहीं पर ब्रेक हो गई। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो जीआई ट्रैक्ट में जाने के बाद डिसइंटीग्रेट ना हो। द डिसोल्यूशन ऑफ poorly soluble drug from an intact tablet is usually extremely limited because of relatively small effective surface area of a drug exposed to the gastrointestinal fluid। तो पुअरली सॉल्युबल ड्रग में ये है कि उनकी जब इंटैक्ट टैबलेट होती है तो उसकी सॉल्युबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, डिसोल्यूशन लिमिटेड हो जाता है। क्यों लिमिटेड हो जाता है? क्योंकि उसका एक तो वो वैसी पुअरली सॉल्युबल ड्रग है, दूसरा टैबलेट बनने के बाद उसका इसमें इफेक्टिव सरफेस एरिया वो भी स्मॉल हो गया, तो फिर वो जीआई फ्लूइड में इजीली एक्सपोज नहीं होती और फिर डिसोल्यूशन उसका रेट लिमिटिंग स्टेप हो जाता है। डिसइंटीग्रेशन of tablet into small granules causes a relatively large increase in effective surface area of the drug, and the dissolution rate may be likened to that of the coarse aggregate and suspension। तो अच्छा, अब क्या होगा कि अगर वो टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो जाती है तो फिर उससे ये होगा कि उसका इफेक्टिव सरफेस एरिया रिलेटिवली इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपोज होने लगेगा, और डिसोल्यूशन रेट में भी लाइक इन टू दैट ऑफ, यानी डिसोल्यूशन रेट बढ़ जाएगा और ऐसा हो जाएगा जैसे कोर्स पार्टिकल या एग्रीगेटेड पार्टिकल या एग्रीगेटेड सस्पेंशन का होता है। तो इस तरह से जो है वो बहरहाल उससे तो बहरहाल बढ़ जाएगा। फर्दर डिसइंटीग्रेशन इनटू स्मॉल प्राइमरी ड्रग पार्टिकल्स प्रोड्यूसेस ए फर्दर लार्ज इंक्रीज इन इफेक्टिव सरफेस एरिया एंड डिसोल्यूशन रेट। और अगर उसके बाद ड्रग पार्टिकल मज़ीद अपने फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं और स्मॉलर साइज़ में कन्वर्ट होते हैं तो उसका इफेक्टिव सरफेस एरिया और इंक्रीज़ हो जाएगा, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा तो फिर डिसोल्यूशन रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। द डिसोल्यूशन रेट इज़ प्रोबेबली कंपेरेबल टू दैट ऑफ फाइन वेल डिस्पर्स सस्पेंशन। ये जो पुअरली सॉल्युबल कंपाउंड होगा इस वक्त इसका डिसोल्यूशन रेट कंपेरेबल होगा फाइन वेल डिस्पर्स सस्पेंशन के बराबर या उसके जैसा। डिसइंटीग्रेशन ऑफ टैबलेट इनटू प्राइमरी पार्टिकल इज दस इम्पॉर्टेंट एंड इट इंश्योर दैट ए लार्ज इफेक्टिव सरफेस एरिया ऑफ ए ड्रग इज जनरेटेड सो एज टू फैसिलिटेट द डिसोल्यूशन एंड सब्सिक्वेंट एब्जॉर्प्शन। लिहाजा डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए टैबलेट इनटू प्राइमरी पार्टिकल इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन होना और अपने प्राइमरी पार्टिकल में कन्वर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे इंश्योर होता है लार्ज इफेक्टिव सरफेस एरिया, और इफेक्टिव सरफेस एरिया बढ़ेगा तो डिसोल्यूशन भी फैसिलिटेट होगा और ऑब्वियसली उसके बाद फिर एब्जॉर्प्शन भी फैसिलिटेट होगी। हाउएवर, सिंपली बिकॉज ए टैबलेट डिसइंटीग्रेट rapidly does not necessarily guarantee that the liberated primary drug particle will dissolve in the gastrointestinal fluid and that the rate and extent of absorption are adequate। अच्छा, यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि सिंपली बिकॉज टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो जाए तो ये ज़रूरी नहीं है और रिलीज़ हो जाए, ये गारंटी नहीं है कि ड्रग पार्टिकल अपने प्राइमरी ड्रग पार्टिकल जो ड्रग जो है टैबलेट जो है अपने प्राइमरी ड्रग पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए, लिबरेट हो जाए और उसके बाद फिर वो डिज़ोल्व हो जाए रैपिडली और एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाए या एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाए, रैपिड हो जाए, तो ये इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। इन केस ऑफ पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स द रेट कंट्रोलिंग स्टेप इज यूजुअली ओवरऑल रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द लिबरेटेड ड्रग पार्टिकल इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड। अच्छा, अब ख़ास तौर से वो ड्रग जो ऐसी हैं जो कि पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स हैं, तो अगर वो डिसइंटीग्रेट हो भी रही हैं लेकिन क्योंकि वो पुअरली वाटर सॉल्युबल हैं तो उनका डिसोल्यूशन रेट स्लो होने की वजह से वो फिर जब डिसोल्यूशन स्लो होगा तो ऑब्वियसली फिर एब्जॉर्प्शन भी डिले हो जाएगी। सो द ओवरऑल डिसोल्यूशन
and bioavailability resolution rate and bioavailability of a poorly soluble drug from an uncoated conventional tablet are influenced by many factors associated with the formulation and manufacture of this type of dosage form, and these include लिहाजा ओवरऑल डिसोल्यूशन रेट और बायो अवेलेबिलिटी ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग जो है, जो अनकोटेड कन्वेंशनल टैबलेट्स होती हैं, यानी जो ऐसी टैबलेट जिसमें किसी किस्म की कोई कोटिंग नहीं होती, सिंपली कॉम्पैक्टेड टैबलेट होती हैं, वो जो उसकी जो डिसोल्यूशन और बायो अवेलेबिलिटी होती है वो मैनी फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही होती है, जो कि फार्मूलेशन और मैन्युफैक्चर से ताल्लुक़ रखते हैं। और वो पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं? पहली बात, the physicochemical properties of the liberated drug particle in the gastrointestinal fluid, for example, wettability, effective surface area, crystal form and the chemical stability. Like for example, उस ड्रग की पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग की फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? लिबरेट तो हो गई वो स्मॉल पार्टिकल्स में और जीआई फ्लूइड से कांटेक्ट में भी आ रही है, लेकिन क्या उसकी वेटेबिलिटी अच्छी है? वाटर जो है वो मॉलिक्यूल उनके दरमियान पेनिट्रेट इजीली कर पाता है? हाइड्रोफिलिसिटी है, नहीं है, कितनी है अगर है तो? इफ़ेक्टिव सरफेस एरिया उसका इंक्रीज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्रिस्टल फॉर्म कैसी है उसकी? स्टेबल फॉर्म है, मेटास्टेबल फॉर्म है, अनस्टेबल फॉर्म है? और केमिकल स्टेबिलिटी मींस के अगर उसकी स्टेबिलिटी ही नहीं है एक्वस फ्लूइड में, तो फिर तो वो डिग्रेड हो जाएगी, और फिर अगर वो उसके बाद एब्जॉर्ब होती भी है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बल्कि ये भी हो सकता है कि वो जब केमिकल स्टेबल नहीं है और डिग्रेड हो जाए तो वो कोई हार्मफुल सब्सटेंस में भी कन्वर्ट हो सकती है, और जिसकी वजह से फिर उस ड्रग से कोई हार्म भी पेशेंट को हो सकता है। सेकेंड पॉइंट इज़ द नेचर एंड द क्वांटिटी ऑफ द डाइल्यूएंट, बाइंडर, डिसइंटीग्रेंट, लुब्रिकेंट एंड एनी वेटिंग एजेंट, कि जो भी उसमें डाइल्यूएंट ऐड किया गया है, बाइंडर ऐड किया गया है, डिसइंटीग्रेंट डाला गया है, लुब्रिकेंट या वेटिंग एजेंट, उसकी नेचर क्या है और उसकी क्वांटिटी कितनी डाली है, तो उससे भी ड्रग की बायो डिसोल्यूशन पर फ़र्क पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल, डाइल्यूएंट और लुब्रिकेंट आम तौर पे जो यूज़ किए जाते हैं वो फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, एंड दे आर जनरली हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो अगर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर देंगे तो फिर उससे नुकसान ये होगा कि वाटर पेनिट्रेशन बिटवीन द ड्रग पार्टिकल कम हो जाएगी और उसकी डिसोल्यूशन भी कम हो जाएगी। इसी तरीके से हमने जब ग्रैन्यूल्स बनाए और बाइंडर बहुत ज़्यादा डाल दिया, तो फिर टैबलेट बाइंडर ज़्यादा होने की वजह से ड्रग जो होगी स्ट्रॉन्ग, उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो स्ट्रांगली बाइंड हो जाएंगे और फिर वो वाटर को एंटर होने नहीं देंगे, और जिसकी वजह से ना वो डिसइंटीग्रेट होगी, ना आसानी से उसका डिसोल्यूशन होगा। डिसइंटीग्रेंट हम जो डालते हैं टैबलेट में, उसका मकसद ही यही होता है कि टैबलेट जो है वो जब जीआई फ्लूइड में जाए तो डिसइंटीग्रेट हो जाए फाइन पार्टिकल्स में। लेकिन अगर डिसइंटीग्रेंट की क्वांटिटी कम डाल दी है तो फिर वो आसानी से डिसइंटीग्रेट नहीं होगी, और जब डिसइंटीग्रेट नहीं होगी तो फिर उसमें यही प्रॉब्लम आ जाएगा कि वो टैबलेट जो होगी जब डिसइंटीग्रेट नहीं होगी तो ना डिज़ोल्व होगी और ना ही उसकी बायोअवेलेबिलिटी आएगी। इसी तरीके से वेटिंग एजेंट की क्वांटिटी अगर कम कर दी है तो वो भी फिर वाटर पेनिट्रेशन इन बिटवीन द ड्रग पार्टिकल्स या जो ग्रैन्यूल्स हैं उनको रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से ड्रग डिसइंटीग्रेट नहीं होगी और आसानी से डिज़ोल्व भी नहीं होगी। अनदर फैक्टर इज़ ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन, दैट इज़ कॉम्प्लेक्सेशन, कि अगर एक्सिपिएंट्स और ड्रग का इंटरेक्शन हो गया और उसने इस किस्म का कॉम्प्लेक्स बना लिया कि जो नॉन एब्जॉर्बेबल है, तो फिर उसकी वजह से ये होगा कि वो उसकी बायोअवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर इज़ द साइज़ ऑफ द ग्रैन्यूल एंड देयर मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि आपने ग्रैन्यूलेशन जो की है, ड्राई ग्रैन्यूलेशन की है या वेट ग्रैन्यूलेशन की है, जो भी ग्रैन्यूलेशन की है उसका ग्रैन्यूल का साइज़ क्या है और किस तरीके से किस मेथड से उसको प्रिपेयर किया है, तो फिर उससे भी जो है वो ड्रग की डिसोल्यूशन पर फ़र्क पड़ सकता है। द कॉम्पैक्शन प्रेशर एंड द स्पीड ऑफ द कॉम्पैक्शन यूज्ड इन टैबलेट, कि आप जो टैबलेट जब कॉम्पैक्ट कर रहे थे, ग्रैन्यूल्स को कॉम्पैक्ट करके टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, तो उसका प्रेशर क्या था और स्पीड क्या थी। तो जितना ज़्यादा कॉम्पैक्शन प्रेशर होगा और स्पीड फास्ट होगी, कॉम्पैक्शन प्रेशर ज़्यादा होगा तो टैबलेट ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगी और फिर वो आसानी से डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकेगी फाइन पार्टिकल्स में। स्पीड ज़्यादा होगी तो प्रोसेस अपोजिट भी हो सकता है, यानी इसमें ये होगा कॉम्पैक्शन कम हो जाएगी और वो आसानी से
डिसइंटीग्रेट हो सकती है। लेकिन इसमें दूसरा ये प्रॉब्लम आ सकता है स्पीड बढ़ाने से कि कॉम्पैक्शन जो है वो जब सही नहीं होगी तो उससे फिर ये होगा कि टैबलेट में फ्राइबिलिटी भी बढ़ जाएगी और उसमें फिर ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि वो टैबलेट जो है वो वैसे ही ड्यूरिंग शिपमेंट ही ब्रेक होना शुरू हो जाए। तो फ्राइबिलिटी और ब्रेकिंग का प्रॉब्लम, टैबलेट ब्रेकिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए हमें ये दोनों, ये भी ऑप्टिमम होना चाहिए, स्पीड ऑफ कॉम्पैक्शन भी और कॉम्पैक्शन प्रेशर भी ऑप्टिमम होना चाहिए। इसके अलावा द कंडीशन एंड स्टोरेज एंड द एज ऑफ द टैबलेट, ये मॉइस्चर के हवाले से, टैबलेट की एक्सपायरी डेट के हवाले से, कि वो कितने जो है वो किस एनवायरनमेंट में रखी जा रही है, वहाँ पे भी अगर उसका अपना मॉइस्चर निकल जाए और वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है तो उस सूरत में भी फिर टैबलेट जो होगी वो वैसे बिहेव नहीं करेगी जैसे उसको बिहेव करना चाहिए और उससे भी उसकी बायोअवेलेबिलिटी पर फ़र्क पड़ सकता है। सो ये तमाम फैक्टर्स थे कि जो इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी अनकॉम्पैक्टेड अनकोटेड टैबलेट की डिसोल्यूशन पर असरअंदाज हो सकते हैं और उसकी डिसोल्यूशन पर असरअंदाज हो सकते हैं तो फिर उसकी बायोअवेलेबिलिटी पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। Now because drug absorption and hence bioavailability are dependent on the drug being into the dissolved state, suitable dissolution characteristics can be important property of a satisfactory tablet, particularly if it contain poorly soluble drug. लिहाजा ये बात अब हतमी है, कंक्लूडेड है कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन और बायोअवेलेबिलिटी जो है वो डिपेंड कर रही है कि ड्रग जो है वो कितना ज़्यादा डिज़ोल्व स्टेट में अचीव होती है। लिहाजा सूटेबल डिसोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी इम्पॉर्टेंट, जो ड्रग की डिसोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सूटेबल है, इम्पॉर्टेंट है फॉर ए सेटिस्फैक्ट्री टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। क्यों? और एंड पर्टिकुलरली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए है? जो कि पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं, क्योंकि वो आसानी से डिज़ोल्व नहीं होती हैं GI फ्लूइड में। On this basis, specific in vitro dissolution test condition and dissolution limits are included in many pharmacopoeias for tablets for certain drugs. इसी वजह से इन विट्रो डिसोल्यूशन टेस्ट किए जाते हैं और उसकी एक कंडीशन मेक किए जाते हैं, यानी कोई साइमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड एंड साइमुलेटेड इंटेस्टिनल फ्लूइड में किए जाते हैं कि उन लिमिट के अंदर अगर, और वो फार्माकोपिया ने डिफ़ाइन किए हुए हैं कि इस तरीके से अगर ड्रग जो है वो डिसोल्यूशन टेस्ट को पास कर रही है तो वो ठीक है, या कैप्सूल जो है वो उस टेस्ट को पास कर रहा है तो वो ठीक है, वरना फिर उसकी डिसोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक को इम्प्रूव करना पड़ेगा। Okay. That a particular drug product meets the requirement of a compendial dissolution standard provides greater assurance that a drug will be released satisfactorily from the formulated dosage form in vivo and will be absorbed adequately. मीन्स के ये यहाँ पे वही वाली बात कर रहे हैं कि जो डिसोल्यूशन टेस्ट करेंगे फार्माकोपिया ने जो बताया है, अगर वो इसको पास कर रही है तो वो इसको सेटिस्फैक्ट्री जो है, फिर इसका मतलब है कि वो फॉर्मूलेशन जो है वो सेटिस्फैक्टरीली बन गई है, सेटिस्फैक्टरीली रिलीज़ हो रही है और वो इन वीवो में भी सही जो है वो डिसोल्यूशन रेट होगा और सफिशेंट उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, और उसकी एब्जॉर्प्शन जब सही होगी तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है फिर सही मानों में एब्जॉर्ब भी होगी और बायोअवेलेबिलिटी का उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ अनकोटेड टैबलेट, कि उसकी जो फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से असरअंदाज हो सकते हैं ड्रग की डिसोल्यूशन पे और उसकी बायोअवेलेबिलिटी। नाउ द नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ द टैबलेट विच वी यूज़ वेरी कॉमनली, कोटेड टैबलेट, और विच वी मैन्युफैक्चर इन द फॉर्म ऑफ कोटिंग. Tablet coating may be used simply for aesthetic reasons, मीन्स के टैबलेट को अच्छा दिखने के लिए यानी खूबसूरती के लिए, इसके एंड टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ ए टैबलेट एंड टू ऐड कंपनी आइडेंटिटी, यानी कंपनी की एक वो शनाख्त के लिए कि हमारी टैबलेट इस तरह की कोटिंग में आती है. ठीक है, तो ये एक तो एस्थेटिक रीज़न है यानी खूबसूरत नज़र आए, अपीयरेंस अच्छी नज़र आए. दूसरा कंपनी आइडेंटिटी के लिए कि कंपनी अपनी कि ये हमारी जो टैबलेट होती है इस किस्म की कोटिंग में होती है. इसके अलावा टू मास्क एन अनप्लेजेंट टेस्ट और ओडर. इसके अलावा हम कोटिंग का हमारे पास क्या रीज़न होता है कि कोई उसका टेस्ट है उसको जो है मास्क किया जाए, टेस्ट बुरा है या उसकी ऑर्डर स्मेल बहुत बुरी है तो उसको मास्क किया जाए. एंड टू प्रोटेक्ट द इंग्रेडिएंट फ्रॉम डीकम्पोजिशन ड्यूरिंग स्टोरेज, या फिर उसके इंग्रेडिएंट को डीकम्पोजिशन से प्रोटेक्ट किया जाए ड्यूरिंग स्टोरेज.
और टू प्रोटेक्ट द हेल्थ वर्कर्स फ्रॉम द ड्रग, यानी ड्रग प्रोडक्ट जो है वो उसमें से निकल के पार्टिकल्स फॉर्म में हेल्थ वर्कर जो वहाँ पे काम कर रहे हैं या जो स्टोर्स में काम कर रहे हैं, फार्मेसीज़ में या हेल्थ केयर सर्विसेज में, तो उनको उसके पार्टिकल्स जो है वो इनहेल ना कर पाएँ और उसके अंदर ही रहें टैबलेट के, तो उस वजह से भी कोटिंग की जाती है। तो वरना क्योंकि वो टैबलेट अगर ख़ास तौर से जैसे एंटी कैंसर ड्रग है उसकी इनहेलेशन बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। करंटली द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टैबलेट कोट दैट इज़ कोट दैट क्रिएटेड विद द पॉलीमर फिल्म। आमतौर पे जो कोटिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है वो एक पॉलीमर फिल्म उसके ऊपर चढ़ाई जाती है। हाउएवर सेवरल older preparations such as tablet containing vitamins, ibuprofen and conjugated estrogens still have sugar coats। ठीक है, vitamins हैं, ibuprofen टैबलेट है, conjugated estrogen टैबलेट्स हैं, तो इनके ऊपर शुगर कोटिंग भी की जाती है। पॉलीमर कोटिंग भी होती है और शुगर कोटिंग भी की जाती है। द प्रेजेंस ऑफ कोटिंग present a physical barrier between the tablet core and the gastrointestinal fluid। अब हम टैबलेट के ऊपर जब एक कोटिंग चढ़ा देंगे तो वो एक फिज़िकल बैरियर होगा, वो भी एक बैरियर होगा टैबलेट कोर टैबलेट और जीआई फ्लूइड के दरमियान में, यानी जो टैबलेट उसके अंदर होगी, उसके बाद कोटिंग होगी और फिर जीआई फ्लूइड से वो कॉन्टैक्ट में आएगा, तो वो एक बैरियर का काम करेगा। कोटेड टैबलेट्स देयरफॉर not only possess all potential bioavailability problems associated with the uncoated conventional tablet but also subject to additional potential problems of being surrounded by physical barrier। लिहाजा जो कोटेड टैबलेट्स होती हैं उसमें डिसोल्यूशन और बायोअवेलेबिलिटी के हवाले से जो प्रॉब्लम हमने अनकोटेड टैबलेट में पढ़ी है वो सारी प्रॉब्लम तो होती हैं, लेकिन उसके अलावा एक एडिशनल प्रॉब्लम भी होती है, वो होती है उसकी कोटिंग मटेरियल यानी कोटिंग फिल्म के हवाले से, कि वो भी जो है वो कभी कभी ऐसे फिज़िकल बैरियर का काम करती है कि जिसकी वजह से टैबलेट जो होती है वो डिसइंटीग्रेट नहीं हो पाती, और जब डिसइंटीग्रेट नहीं हो पाती तो फिर ना डिज़ोल्व होती है और फिर उसकी बायोअवेलेबिलिटी का भी प्रॉब्लम आता है। इन द केस ऑफ कोटेड टैबलेट विच इज़ इंटेंडेड टू disintegrate or dissolve and release the drug rapidly into the solution in the gastrointestinal fluid, the coating must dissolve or be disrupted before the process can begin। लिहाजा एक कोटिंग टैबलेट के लिए ज़रूरी है कि जब वो जीआई फ्लूइड से कांटेक्ट में आए कि तो उसका कोटिंग सब्सटेंस जो है वो डिज़ोल्व हो या डिसरप्ट हो, ब्रेक हो, ताकि आगे का डिसोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हो। द फिजिको-केमिकल नेचर एंड थिकनेस ऑफ द कोटिंग कैन thus influence how quickly a drug is released from the tablet। लिहाजा जो कोटिंग मटेरियल है उसकी फिजिको-केमिकल नेचर और उसकी थिकनेस जो होती है वो असरअंदाज होती है ड्रग के टैबलेट के जो एक्चुअल ड्रग सब्सटेंस है उसके रिलीज में कोटेड टैबलेट्स है। सो इन द प्रोसेस ऑफ शुगर कोटिंग द टैबलेट कोर इज यूजुअली सील्ड विद ए थिन कंटिन्यूस फिल्म ऑफ पुअरली वाटर सॉल्युबल पॉलीमर सच एज शीलाक और सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट। आमतौर पे शुगर कोटिंग करने से पहले जो टैबलेट कोर टैबलेट होती है उसके ऊपर एक सीलिंग की जाती है थिन फिल्म की पुअरली वाटर सॉल्युबल पॉलीमर से, जो जिसके लिए जो केमिकल यूज़ किया जाता है जिसका नाम शीलाक या सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट होता है। दिस सीलिंग कोट सर्व टू प्रोटेक्ट द टैबलेट कोर and its content from the extract flows used in the subsequent step of sugar coating process। इसका मकसद ये होता है कि एक्चुअली क्योंकि शुगर कोटिंग सोल्यूशन जो बनाया जाता है उसमें होता है वाटर, तो वाटर से कहीं ये ड्रग एक्सपोज होकर डिग्रेड ना हो जाए, तो इसलिए इससे पहले इसके ऊपर एक थिन कोटिंग की जाती है वाटर पुअरली वाटर सॉल्युबल पॉलीमर से यानी शीलाक से या सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट से। सो द प्रेजेंस ऑफ this water impermeable sealing coat can potentially retard the drug release from sugar coated tablet। लिहाजा इस चीज़ का खदशा होता है, पोटेंशियल रिस्क होता है कि जब ये ड्रग जो है ली जाएगी, जब ये जीआई फ्लूइड में जाएगी तो वहाँ जाने के बाद ये इसकी जो शुगर कोटिंग है वो तो तेज़ी से डिज़ोल्व हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर ये जो वाटर इम्परमिएबल सीलिंग कोट थी ये जो है हो सकता है आसानी से डिसरप्ट ना हो सके, यानी ये रिमूव ना हो सके, और जिसकी वजह से ड्रग की रिलीज स्लो डाउन हो जाए या रिटार्ड हो जाए। इन व्यू ऑफ दिस पोटेंशियल प्रॉब्लम
Annealing agents such as polyethylene glycol and calcium carbonate, which do not substantially reduce the water impermeability of the sealing coat during sugar coating, but which dissolve readily in the gastrointestinal fluid, may be added to the sealing coat to reduce the barrier effect and to aid the rapid drug release. लिहाजा फिर क्या करते हैं, शीलाक के साथ कैल्शियम कार्बोनेट या पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल ऐड करते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि ना सिर्फ ये कि शुगर कोटिंग प्रॉपरली हो जाती है और उसका वाटर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं करता टैबलेट में, और जब ये शुगर कोटिंग जीआई फ्लूइड में जाके के बाद रिलीज़ होती है तो फिर ये इस कैल्शियम कार्बोनेट या पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल की ऐड होने की वजह से वाटर पेनिट्रेशन बढ़ा देता है, और ये जो पॉलीमर जो कि वाटर इम्परमिएबल था इसमें से आसानी से वाटर गुजर जाता है और वो जो सीलिंग होती है वो इजीली रिमूव हो जाती है। उसके बाद है द फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट कोर बाय ए थिन फिल्म ऑफ वाटर soluble polymer such as hydroxypropyl methyl cellulose should have no significant effect on the rate of disintegration of a tablet core and subsequent drug dissolution provided that the film coat dissolve rapidly interdependent of the pH of the gastrointestinal fluid। अच्छा, इसके बरक्स अगर हम फिल्म कोटिंग टैबलेट की कर रहे हैं बाय ए थिन फिल्म, और जो पॉलीमर उसमें यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, वाटर सॉल्युबल पॉलीमर, और वो पॉलीमर केमिकली क्या है, आमतौर पे जो यूज़ किया जाता है हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज। तो इसमें ये होना चाहिए कि इसमें कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आना चाहिए क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, इसको जो है वो तेज़ी से डिसइंटीग्रेट भी होना चाहिए, टैबलेट को सब्सिक्वेंटली डिसोल्यूट भी होना चाहिए और आसानी से फिर एब्जॉर्ब भी होना चाहिए। बाकी ये कि हाँ पीएच जो हो वो उसका अप्रोप्रिएट हो जिसमें वो आसानी से डिसॉल्व हो सके। हाउएवर इफ़ हाइड्रोफोबिक वाटर insoluble film containing material such as ethyl cellulose or certain acrylic resins are used, the resulting film coat act as a barrier which delays or reduce the rate of drug release। लेकिन अगर हम फिल्म कोटिंग कर रहे हैं वाटर इनसॉल्युबल फिल्म से, लाइक इथाइल सेल्यूलोज से या एक्राइलिक रेजिन से, तो फिर ये प्रॉब्लम आएगा कि वो जो कोट होगा वो एक बैरियर का काम करेगा जिसकी वजह से ड्रग का जो रेट ऑफ रिलीज होगा वो डिले हो जाएगा और रिड्यूस भी हो जाएगा। सो क्या करें, दस दीज टाइप्स ऑफ फिल्म कोटिंग मटेरियल फॉर्म बैरियर विच कैन हैव ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन ड्रग एब्जॉर्प्शन। लिहाजा ये जो वाटर इनसॉल्युबल फिल्म कोटिंग मटेरियल है लाइक इथाइल सेल्यूलोज और एक्राइलिक रेजिन्स, तो ये क्या करेंगे कि फिर एक बैरियर का काम करेंगे जिसकी वजह से ड्रग की एब्जॉर्प्शन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगी। Although the formation of such barrier would be disadvantageous in case of film-coated tablet intended to provide rapid rate of drug absorption, the concept of barrier coating has been, along with other technique to obtain more precise control over drug release, is possible with the conventional uncoated tablets। लेकिन ये कि इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन with certain techniques। फॉर एग्जाम्पल वो ये है कि जो सस्टेन रिलीज ड्रग के लिए इन कोटिंग को आप यूज़ कर रहे हैं अगर, तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा और ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो रिस्पॉन्स दे सकेगा। तो इस तरह से जो है अगर हम टैबलेट जो है वो और उसके कोटिंग मटेरियल यानी वाटर इनसॉल्युबल बैरियर भी अगर यूज़ कर रहे हैं या कोटिंग सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी सर्टेन पर्पज़ होगा, जैसा कि सस्टेन रिलीज टैबलेट में होता है। क्योंकि सस्टेन रिलीज टैबलेट में या कंट्रोल रिलीज टैबलेट में हमारा ऑब्जेक्टिव ही उसको बनाने का ये होता है कि उसकी जो रिलीज़ हो एक सर्टेन रेट से हो, ऑल ऑफ ए सडन सारी की सारी ड्रग रिलीज़ नहीं हो जाए। तो इस तरह से जो है हम वहाँ पर उसको जो है वो उस सब्सटेंस को यूज़ कर सकते हैं फिल्म कोटिंग मटेरियल के लिए और वहाँ पर वो सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर हम इमीडिएट रिलीज टैबलेट बना रहे हैं तो उसमें फिर बेहतर ये होगा कि हम वाटर सॉल्युबल पॉलीमर यानी हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज को ऐड करें ताकि वो जीआई फ्लूइड में जैसे भी जाए तो वो बहुत आसानी के साथ वहाँ पर डिसइंटीग्रेट हो जाए और डिसइंटीग्रेट होने के बाद फिर वो वहाँ पर ड्रग रिलीज़ हो जाए। जब ड्रग रिलीज़ हो जाएगी तो फिर वो उसका डिसोल्यूशन रेट फास्ट हो जाएगा। जब डिसोल्यूशन रेट फास्ट हो जाएगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी फास्ट हो जाएगी और जब एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाएगी तो फिर उस ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी भी सफिशेंटली अचीव हो जाएगी, जो कि एक सक्सेसफुल डोजेज फॉर्म के लिए हमें चाहिए होता है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ कोटेड टैबलेट्स. इसके बाद है हमारे पास गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट्स. बट द गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट्स we will discuss in the next lecture. So thank you very much.